नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां कांग्रेस ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत का फूका पुतला। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां भोपाल में चरित्र शंका में पत्नी की हत्या कर पति ने थाने में किया समर्पण। और बताएंगे कैसे रीवा में बिहार हॉस्पिटल का कारनामा हुआ उजागर। ऐसी तमाम खबरों पे होगी विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां छावनी नाका पर कांग्रेस ने भाजपा सांसद कंगना रनौत का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने उनके बयानों को अपमानजनक और उनकी समझ और सहानुभूति की कमी का संकेत बताया। कहा कि कंगना रनौत की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उन्हें संसद से तत्काल अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उनकी टिप्पणी किसानों की गरिमा को नुकसान पहुंचाती है और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालती है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी, अगर रनौत इस मुद्दे को हल करने में विफल रहती हैं तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू लाला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित अजमेरा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रईस शेख, अर्जुन सिंह, विष्णु गुर्जर समेत कई लोग उपस्थित रहे। देश के किसानों को अपमानित करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत द्वारा जिस तरह का शर्मनाक बयान जारी किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा पुतला दहन कर मांग की गई है कि कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी भी किसानों से माफी मांगे और इनकी संसद सदस्यता को रद्द करे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो पिपलानी इलाके में एक युवक ने चरित्र शंका में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के तुरंत बाद उसने पिपलानी थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के मुताबिक दिलीप मेहरा लेबर कॉलोनी में रहता है और फोटोग्राफी का काम करता है। उसके करीब 6 महीने पहले छाया मेहरा से शादी हुई थी। दोनों की 4 साल की बच्ची भी है। 2.5 महीने पहले छाया पति से विवाद के बाद बेटी के साथ घर भाग गई थी। तभी दिलीप को शंका थी कि वो किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में है। कुछ दिन पहले ही वापस अपनी बेटी के साथ घर पहुंची थी। रविवार को दोनों का इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवक ने गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिपलानी में एक पारिवारिक विवाद में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी और घटना के बाद तत्काल ही जाकर के उसने थाने में समर्पण कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। पूरे विवाद में उसमें घरेलू कोई विवाद सामने आया है, जिसमें एक दूसरे पर कुछ शक या कुछ और भी उसमें चीजें जो पारिवारिक मामले को लेकर आई हैं, जिस पर अभी पुलिस और विवेचना कर रही है। अस्पतालों की सुरक्षा को देखते हुए खास तौर पर पुलिस पहले से तत्परता से कार्रवाई करती रही है। अगर हम अस्पतालों की सुरक्षा की बात करें तो हर जगह लगभग, और यहाँ पर देखें तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल है, जिसमें हमने जिक्र किया कि पूर्व से ही जो चौकियां हैं उनका उद्देश्य जो खास तौर पे जो पीड़ित आ रहे हैं, जो घायल आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ साथ जो एमएलसी की विभिन्न जो प्रक्रिया हो रही है उसको तत्परता प्रदान करने के साथ साथ यह भी उद्देश्य होता है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो चिकित्सा कर्मी काम कर रहे हैं, उन्हें भी जरूरत रहने पर तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसलिए ऐसी चौकियां जो पूर्व से काम कर रही हैं, कुछ को और सुदृढ़ किया गया है और जिन जगहों पे बड़ी चौकी उपलब्ध नहीं है, उन जगहों पे लगातार जो बीट प्रभारी हैं उनके संपर्क में हैं और सुरक्षा पर्याप्त रूप से मुहैया करा रहे हैं। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से, जहां छावनी नाका पर कांग्रेस ने भाजपा सांसद कंगना रनौत का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने उनके बयानों को अपमानजनक और उनकी समझ और सहानुभूति की कमी का संकेत बताया। कहा कि कंगना रनौत की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उन्हें संसद से तत्काल अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उनकी टिप्पणी किसानों की गरिमा को नुकसान पहुंचाती है और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालती है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी, अगर रनौत इस मुद्दे को हल करने में विफल रहती हैं तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू लाला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित अजमेरा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रईस शेख, अर्जुन सिंह, विष्णु गुर्जर समेत कई लोग उपस्थित रहे। किसानों की फसल आफलन और प्राकृतिक आपदा के कारण जो खराब हो गई है, उसके तारतम्य में आज भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी
आज एकत्रित हुए हैं। किस रूप में मांग रखी गई है? मांग ये है कि आरडीसी 64 के अंतर्गत अतिशीघ्र सर्वे करवा कर किसानों को राहत राशि और बीमा दिया जावे। वो आवेदन दिया गया है। सोयाबीन में पीली मोजक और अफलन की स्थिति के लिए सर्वे कराने हेतु, मुआवजा राशि देने हेतु, बीमा राशि देने हेतु हमने आवेदन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम कि शीघ्र सर्वे कराएं और हमें राहत राशि दें ताकि हम हमारी अगली फसल है उसके लिए बोनी कर सके, बीज खाद की व्यवस्था कर सके। कोई आश्वासन आपको दिया गया है? हाँ, नायब तहसीलदार जी आए हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 2-3 दिन में शीघ्र ये सर्वे किया जाएगा। पटवारीजों को निर्देश दिया जा रहा है, ऐसा अवगत कराया तहसीलदार साहब ने। रहा है आपका हमारा विषय ये था कि एक तो अतिवृष्टि के कारण किसानों की जो सोयाबीन की और मक्का की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। दूसरा जो सोयाबीन कुछ बचे भी हैं तो वो अकल में हो गया, उसमें पूरा कल आया ही नहीं है। फसल बड़ी बड़ी देखने में दिख रही है, फसल बड़ी बड़ी हो गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा किसान हर वर्ष फसल बीमा कराता है और फसल बीमा यदि कराता है तो हम सरकार से मांग रखते हैं कि हमारे किसानों को उनको बीमा दिलाया जाए और मध्य प्रदेश सरकार से भी हमारी मांग है कि किसानों को राहत राशि दिलाई जाए, जिससे किसानों के आर्थिक सहयोग मिल जाए। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्शा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जो विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत द्वारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारी के साथ बैठक की। जयवर्धन सिंह ने कहा कि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कहा है कि विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल करनी है। विजयपुर विधानसभा राजस्थान सहित अलग अलग क्षेत्र से लगी हुई है, इसलिए जरूरी है कि सभी क्षेत्र के कांग्रेस नेता ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करें। आने वाले दिनों में विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। अभी तक तारीख का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इस विषय में बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने हमको स्पष्ट आदेश दिए हैं कि विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए पूरे जो आसपास के चंबल के क्षेत्र के अलग अलग ज़िले हैं, हम सबको वहाँ विशेष जिम्मेदारी दी गई है और इसलिए हमने आज यहाँ ग्वालियर में बैठक रखी थी ताकि आने वाले दिनों में सभी जो ग्वालियर चंबल के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हम सब अपना अपना दायित्व निभाएंगे। जो पूरा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र है वो लंबा चौड़ा क्षेत्र है। एक तरफ सीमा लगी हुई है पौरी शिवपुरी के साथ, एक तरफ सीमा लगी हुई है राजस्थान के साथ, एक तरफ सीमा लगी हुई है सबलगढ़ मुरैना के साथ। तो इसीलिए हमारा एक ही प्रयास है कि जो एक एक मतदान केंद्र विजयपुर विधानसभा का है वहाँ तक हमारे नेता पहुँचे, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बड़ी आम सभा विजयपुर में करेगी, उसकी भी हम तैयारी करने वाले हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है कि जिस प्रकार से भाजपा ने एक बार फिर जिस प्रकार से भाजपा ने जनमत को धोखा दिया है, बेईमानी की है, सौदेबाजी की है और एक विधायक खरीदा है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो लोग सोचते हैं कि सौदे के आधार पर वो राज करते रहेंगे, उनको अच्छा सबक सिखाना है और पुनः विजयपुर विधानसभा से विधायक कांग्रेस का बने, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। दिया है कि 2020 का आंकड़ा बताता है और 2024 का आंकड़ा भी बता रहा है कि किस तरह से सिंधिया जी के साथ आए हुए ये धीरे धीरे खत्म हुआ है। भाजपा की पहचान भी बताइए। जी देखिए, भाजपा सिर्फ अलग अलग लोगों को दूसरी पार्टी से उपयोग उनका करते हैं और फिर उनको वहीं साइड में उनको फेंक देते हैं। सीधा उदाहरण है कहीं ना कहीं, और मैं तो सिर्फ आंकड़ों के आधार पे बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी 2020 में, तब उनके साथ 25 एक विधायक पार्टी छोड़ के चले गए थे। लेकिन आप अगर आज देखें तो जो उनके समर्थक विधायक हैं सिर्फ 6 के आसपास रह गए हैं और शायद 3 उसमें मंत्री के पद पे हैं। तो इससे स्पष्ट दिखता है कैसे स्वयं भाजपा ने ही
उनके कद को कम किया है। कहीं ना कहीं ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि भाजपा का लेने के जो नियम है वो अलग है और देने का उनका नियम अलग होता है, और उन्होंने हमेशा जिसको भी उन्होंने दूसरी पार्टी से लिया है उसका उपयोग किया है और फिर उनको उपेक्षित किया है। तो यही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसमें कटनी की घटना हुई, टीकमगढ़ में रेप जैसी घटना हुई, इसको लेकर किस तरह की तस्वीर देखते हैं? लगातार चाहे कटनी हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे ग्वालियर की भी हम बात करें या फिर गुना की भी बात करें, प्रतिदिन वारदात हो रही है, प्रतिदिन लूटपाट हो रही है, प्रतिदिन पीड़ित वर्ग के साथ शोषण किया जा रहा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई सीएम के पहुँचने से पहले, कोई बड़े मंत्री के पहुँचने से पहले आज कटनी हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी वहाँ पहुँच रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। उसी प्रकार से गुना में भी प्रसिद्ध हनुमान टेकरी सरकार का मंदिर वहाँ पर है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी लूट की गई है। बजरंग बली के मंदिर में जो भी वहाँ पर अलग अलग चांदी और अलग चीज़ों से सजाया गया था हनुमान जी को, पूरा चोरी किया गया है। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक भाजपा के एक भी बड़े नेता ने उच्च स्तर पे कार्रवाई करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है, ना तो कोई भाजपा का बड़ा नेता वहाँ पहुँचा है। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुना जिले का एक एक नागरिक की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं टेकरी सरकार के साथ। तो इसी प्रकार से ऐसे हादसे प्रतिदिन हो रहे हैं और अफसोस की बात तो ये है कि आज मध्य प्रदेश में स्वयं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, इसके बावजूद ये स्थिति आज कानून व्यवस्था की हो गई है मध्य प्रदेश में, जो बहुत ही चिंताजनक है। चुनाव होना है, उसके टिकट के ऐलान को लेकर किस तरह का मंथन पार्टी की ओर से चल रहा है, क्योंकि बीजेपी की ओर से रामनिवास जी चुनावी मैदान में अभी तक जैसा कि आप जानते हैं विजयपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन अभी से हम सब जो लोग आज यहाँ मौजूद हुए हैं, हम सब अपना अपना दायित्व निभाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में घूमेंगे और उसके साथ साथ धरातल पर और ज़मीन पर क्या सुझाव आ रहे हैं, ज़मीन पर किसकी मांग ज़्यादा है, उम्मीदवार के रूप में जिसकी मांग ज़्यादा होगी उनको टिकट दिया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि क्योंकि अभी हमें वैसे उम्मीद थी कि शायद झारखंड या हरियाणा के साथ ही उपचुनाव घोषित होने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद हरियाणा के चुनाव के परिणाम के बाद ही यहाँ के उपचुनाव की घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जब तक होगी तब तक हमारा उम्मीदवार भी तय हो जाएगा। हमारा लक्ष्य एक ही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। जनता के द्वारा किसके नाम पे ज़्यादातर मांग चल रही है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। ऐसा प्रत्याशी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा प्रत्याशी जो जनता के बीच, किसानों के बीच, हर वर्ग के बीच लोकप्रिय हो और जिन पर जनता भरोसा कर पाए, ऐसे ही व्यक्ति को हम टिकट दिलवाएंगे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके वादे कितने कारगर साबित हो रहे हैं ये आप आए दिन देखते हैं। संजय गांधी अस्पताल मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी के साथ आधा सैकड़ा निजी नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, जो जमकर आम जनता का खून चूस रहे हैं। निजी नर्सिंग होम संचालक तो फिल्म गब्बर के स्टाइल में मरीजों के साथ लूट कर रहे हैं। आए दिन उनके ऊपर मनमानी फीस वसूलने और समय पर उपचार न करने के आरोप मरीज के परिजन लगाते रहे हैं। एक बार फिर बिहान हॉस्पिटल के संचालक पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल पीटीएस निवासी राम नरेश दुबे शुगर पेशेंट थे। अचानक उन्हें चक्कर आया तो परिजन बिहान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां के चिकित्सकों के द्वारा बताया गया कि इन्हें कार्डियक अटैक है, जिसके चलते एक महंगा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मरीज की जान बचाने के लिए परिजनों ने तुरंत हामी भर दी और जैसे ही अस्पताल में इंजेक्शन लगा वो अचेत हो गए और बोलती बंद हो गई। जिसके बाद गब्बर फिल्म की स्टाइल में डॉक्टर सिर्फ दवाइयां मंगवाते रहे और शीघ्र सुधार होने का वादा करते रहे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। परिजनों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाने की जिद भी की, लेकिन उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि वो रिकवर हो रहे हैं और ठीक हो जाएंगे। 2 घंटे के अंदर जहां 3 लाख से ज्यादा का बिल बना दिया, वहीं थोड़ी देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो निजी गुंडों को बुलाकर परिजनों को धमकाया भी गया।
क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? मेरा नाम नितिन कुमार दुबे है और मेरे पिताजी की कल मृत्यु हो गई है। उनका नाम श्री राम नरेश दुबे है। हम लोग उनको 4:50 पे शाम को फ़ोन आया कि चक्कर मार रहा है। ये चलते हैं, शुगर के मरीज़ थे वो, शुगर हो गई तो बोले राकेश पटेल के यहाँ ले चलते हैं। पीटीएस में हमारा घर है तो हम लोग राकेश पटेल के यहाँ लेके पहुँच गए 5 बजे के आसपास। वहाँ गए तो बोले कि माइनर कार्डियक अरेस्ट है, एक इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन थोड़ा महंगा है, 52,000 का है। हमने कहा लगाइए, जो भी ज़रूरत पड़े करिए। और तब तक पापा बिल्कुल नॉर्मल थे, अपने से चल के गए हैं, बोल रहे थे, बात कर रहे थे। और उसके बाद जब वो इंजेक्शन लगा दिया है उसके बाद वो बिल्कुल कुछ बोले नहीं है। उसके बाद बंद हो गई है, बोलती है कुछ बोले नहीं है और लेके उसके बाद आईसीयू में चले गए। और उसके बाद ये लोग दवा चलाते रहे, 9-10 बजे तक देते रहे जो भी अपना दवाई है इधर उधर। और 2,69,000 रुपये का बिल बना दिया 2 घंटे में। 6 बजे लगभग हम वहाँ ऊपर आईसीयू में गए हैं और 9 बजे उन्होंने डेथ डिक्लेयर किया। 9 बजे तक वो लगातार दवाइयाँ मंगवाते रहे, नीचे से ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए, इंजेक्शन लाइए, वो इंजेक्शन लाइए, करते रहे हम लोग। डॉक्टर जो बोल रहा था हम कर रहे थे। बीच में हमारे पास जो समय था 5 बजे से 6 बजे तक, उस दौरान हम उनसे कई बार पूछे, हमारे चाचा थे साथ में, हम थे, तो कई बार पूछे कि अगर नहीं हो रहा है तो हम सुपर स्पेशलिटी ले जाएँ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाएँ। लेकिन वो हमें आश्वासन देते रहे कि नहीं ठीक है, रिकवर कर रहे हैं, दवाई मंगवाते रहे, ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए। हम ले आए। बाद में फिर उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दिया। हमने पूछा आपने रेफ़र क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा रिकवर हो रहे थे। जबकि सत्य है कि जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन दिया उसके बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद कुछ बोले नहीं, अचेत हो गए। और वो उनके आखिरी था जब वो इंजेक्शन ओवरडोज हो गया। और राकेश पटेल के यहाँ 1 घंटे का जो समय हमारा बर्बाद हुआ, उस दौरान ये मृत्यु हुई और हमें गुमराह किया गया, हमें सही बताया नहीं गया। ये पैसे की लगातार मांग हो रही है। हाँ, पैसे की लगातार मांग हो रही थी। अभी डेट डिक्लेयर करने के बाद भी वो पैसे मांग रहे थे और 60,000 की लगभग दवा मंगवाई है। 52,900 की जांच करी है उन्होंने और 2,69,000 रुपये का अलग बिल बनाया है और 52,000 रुपये के अलग इंजेक्शन लगाया है। ये सब 2 घंटे में हुआ है और लगभग 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में, 2 से 3 घंटे के दौरान। फिर आपने पुलिस में शिकायत की? हमने पुलिस में शिकायत की, पुलिस में आए थे। पहले पुलिस ने भी कॉम्प्रो करने की कोशिश की थी, बाद में फिर जब मामला बढ़ा तो टीआई साहब आए थे, फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, अब गुंडे लगाए थे। जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो अपने प्राइवेट गुंडे लगा दिए। वो गुंडे गोली लेके आ गए, मार रहे थे, गोली मार देंगे, धमकी देने लगे हमारे परिजनों को। चाचा को हमारे धमकी लगती है। अस्पताल वाले उनके प्राइवेट गुंडे हैं। अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, जो प्रशासन है, अस्पताल प्रबंधन, वो प्राइवेट गुंडे लेके आया था जो गन ऑन लेके आ गए थे और आईसीयू में ही धमकी दे रहे थे। हमारे परिजनों को भी धमकी दी, धक्का मुक्की भी की। तब फिर टीआई साहब आए जब मामला हाथ से निकल रहा था तब। क्या है, क्या मांग है? अब मांग ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए और राकेश पटेल पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए और पूरी निष्ठा से इसकी जांच हम ये चाहते हैं। और जो आर्थिक तौर पर हमें परेशान किया जा रहा है वो बंद हो। और जो कहाँ पर है? विहान हॉस्पिटल है जो रतहरा में है। कल की घटना? कल की घटना, कल शाम को। आपको क्या नाम? वो मेरे पिताजी थे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।